नमस्कार प्यारे साथियों। ये अपने आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है परस्मांजीय फलन, इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है अपनी प्लेलिस्ट में कॉम्प्लेक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। और अब अपने परस्मांजीय फलन पे बात करेंगे। एक आवश्यक सूचना है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपने चैनल पे मैथ भी करवाई जा चुकी है कंपटीशन वाली। और जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो बीएससी वाला मैटर भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो टीजीटी पीजीटी वाले कर रहे हैं तैयारी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अलग से एस आर सैनी सर की बुक भी अपने चल रही है, ध्यान रखना, एस आर सैनी सर की बुक भी अपने इसी चैनल पे चल रही है। शिक्षण विधियों की वीडियो भी आ रही है। तो यदि आपको कोई भी अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करना। एक और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें मैथ के लिए अपने पास लगभग 400 क्वेश्चनों की प्ले लिस्ट में वीडियो आएगी। 400 क्वेश्चन के साथ वो क्वेश्चन आएंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं भाई। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आएंगे तो कृपया ध्यान दें। वो 400 से 500 भी हो सकते हैं, आप उनको भी अच्छे से पढ़ें। तो ये टॉपिक अपना बीएससी जो आपकी थर्ड ईयर है और जो बीएससी बीएड थर्ड ईयर है उसके अंदर है। चलो आगे देखते हैं परस्मादीय फलन। परस्मादीय फलन में क्या होगा कि आपके पास परस्मादीय फलन में, ध्यान से सुनो, परिभाषा देखो जैसे बुक में दी हुई है वैसे याद करनी है, आपको पता है परिभाषाएं भी आती है। कि आपके पास क्या होगा, एक जो प्रांत होगा ना, प्रांत डी, डी प्रांत पर आपके पास एकमानी फलन, डी प्रांत पर परिभाषित वास्तविक एकमानी फलन में परिभाषित वास्तविक वास्तविक जो आपका एकमानी फलन होगा, एकमानी फलन जो होगा u बराबर u में एक्स वाई, u में एक्स वाई उसी प्रांत पर परसमांजीय कहलाएगा। यदि उसी प्रांत पर क्या कहलाएगा, ये परसमांजीय कहलाएगा। ये आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि परिभाषा तो बुक में दी है उसी हिसाब से। हमें मेन जो लाइन है ना, इंपॉर्टेंट लाइन, वो ये है कि आपके पास जो आपके पास प्रथम दो कोटि के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज, प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज डी में सतत है और उनका लप्लासिय से संतुष्टित है, अर्थात उन दोनों का योग क्या हो जाए, जीरो हो जाए। लप्लासिय ये बोलती है आपको, लप्लासिय समीकरण क्या कहती है कि उनका आप यदि योग कर रहे हो, दो बार, दो कोटि का मतलब दो बार डिफरेंस, उनका आप यदि योग कर रहे हो, ये दोनों समान होने चाहिए। ध्यान रखना, u है तो u यू होना चाहिए। ये x के सापेक्ष हो सकता है, ये y के सापेक्ष हो सकता है, दोनों का योग करने पर जीरो हो जाए। दूसरी कंडीशन ये होगी आपके पास, यदि आप u की जगह v भी ले सकते हो, भी जरूरी नहीं है u लेके ही छोड़ दिया जाए। दो बार डिफरेंशिएट करने से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ये परिभाषा है आपकी। अब इसके कोई क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो यहीं दे रखा है, इसकी परिभाषा के नीचे ही दे रखा है। हमें परसमांजीय फलन बताना है। परसमांजीय फलन आपको बताना है, सबसे पहले आप इसका ये दिया हुआ ध्यान रखना, यहाँ u है भी कट हो गया, ये u एक्स की थ्री माइनस थ्री एक्स वाई की स्क्वायर दे रखा है। एक बार x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करोगे तो थ्री एक्स की स्क्वायर माइनस थ्री वाई की स्क्वायर आएगा। इसी का आप दोबारा एक बार सुनो, जो आपने डिफरेंशिएट किया है इसी का ही अभी मैं आपको बोलूंगा, दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, दो कोटि का बना लो इसे x के सापेक्ष, तो आपके पास आएगा 6x। से इक्वेशन नंबर एक बना लेना। जो आपका u फलन दे रखा है उसे आप y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 6xy।
दोबारा फिर इसका y के सापेक्ष करोगे, माइनस का 6x, इक्वेशन 2। और परसमांदीय बनाने के लिए आपको क्या करना है, दोनों कोटि के जो इक्वेशन निकली है उन दोनों को जोड़ना है। आप जोड़ के देखो आपके पास क्या आएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस डी वाई की स्क्वायर इक्वल, इन दोनों का योग करोगे तो प्लस का 6x माइनस का 6x इक्वल 0 आ रहा है। ये बोल रहा था परसमांदीय में दोनों का लब्लांश से समीकरण संतुष्ट हो जाए वो आपका परसमांदीय फलन कहलाएगा। ये भी परिभाषा आ जाए तो इसके नीचे एक एग्जाम्पल जरूर लिख देना। अब इस एग्जाम्पल को देखो, क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। आप इसे एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लो तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, हाइपरबोलिक y। अब जो दिया है उसका आप लोग दोबारा फिर से कर लो तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस x कोस हाइपरबोलिक y, माइनस यहाँ हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। अभी देखो आपके पास जो u दे रखा है उसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लो। कोस का क्या है, कोस कोस हाइपरबोलिक दे रखा है, माइनस लगाओ, कोस का साइन आएगा सीधा डायरेक्टली, साइन हाइपरबोलिक y। दोबारा फिर इसका डिफरेंशिएट कर लो, क्या आ जाएगा, ये कोस x और ये भी कोस आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप जोड़ लो, आंसर क्या मिलेगा, 0। ये बात ये बोल रहा है। बहुत ही भाई शानदार अच्छे से क्वेश्चन दिए हुए हैं, बिल्कुल ही प्यारे प्यारे। आगे क्या दे रखा है, ये भी आई हुई है, भी ध्यान रखना बीएससी वालों में, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया। देखो, यदि किसी प्रांत डी में एफजेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एक ऐसा विश्लेषित फलन हो कि यू एवं वी प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज डी पे तथा, अर्थात यहाँ तक क्या हो गया, परसमांदीय है, तो उस प्रांत u और v में दोनों परसमांदीय फलन है। वैसे तो मैंने जो परिभाषा बताई है उसी का ही लिखा हुआ है, लेकिन अपने को थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा, कारण आया हुआ है। देखो प्यारे साथियों, यहाँ देखो प्रूफ, देखो प्रूफ में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, f जो z होता है वह आपका होगा u प्लस आयोटा v, ये लिखोगे। इससे आगे लिखोगे प्रांत d में विश्लेषित फलन है, प्रांत d में क्या ये विश्लेषित फलन है, प्रांत d में विश्लेषित फलन है। अब कौशी जो सीआर इक्वेशन है ना, उससे सीआर इक्वेशन से संतुष्ट करना चाहिए। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, सीआर इक्वेशन की परिभाषा आपको पता है, डी यू पॉन में डी एक्स इक्वल डी वी पॉन में डी वाई, यहाँ आ जाएगा डी यू पॉन में डी वाई माइनस डी वी पॉन में डी एक्स। ये अपने सीआर इक्वेशन बोलती है। जो आपको सीआर इक्वेशन दे रखी है ना, इनको एक इक्वेशन है बना लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। जो आपको सीआर इक्वेशन दे रखी है उन्हें आप u और v जो फलन है ना उनके d में दो कोटि का था, दो बार दो कोटि का आंशिक अवकलज विद्यमान होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपके पास इक्वेशन दे रखे हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, मैं ये बीच वाली लाइनें नहीं लिख रहा हूँ भाई, आपको जो u और v दे रखे हैं अपने को दिखाई दे रखा है, दे रहे हैं u और v, उनका दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो ये अपने को नहीं लिख रहा हूँ मैंने बीच का जो मिड का लाइन है, जो है तो बुक की डिटो कॉपी लिखूंगा, लेकिन आप लिख लेना। मैं सिर्फ ये करूंगा, इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, जो मेरे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन जो मेरे पास 1 है ना, उसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। अब मैं इक्वेशन 1 का x के सापेक्ष दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो डी यू पॉन में डी एक्स की स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर जो आएगा वो तो इस पे आएगा, लेकिन v एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसे मैंने इक्वेशन नंबर बना ली थी। अब देखो इक्वेशन नंबर जो 3 आ गई उसके बाद में देखो यहाँ इक्वेशन नंबर जो 2 है ना उसका दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। ये किसके सापेक्ष किया है, x के सापेक्ष। यहाँ मैं किसके सापेक्ष करूंगा,
वाई के सापेक्ष कर दो। इक्वेशन 2 में करोगे तो डी स्क्र यू अपॉन में डी वाई की स्क्र इक्वल माइनस डी स्क्र वी अपॉन में डी एक्स डी वाई। ये लो, चाहे ऐसे डी वाई डी एक्स लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और होता है समान ही है, आप पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर में पार्शियल डिफरेंसेस में। ये लो, ऐसे इक्वेशन नंबर 4 बना दूंगा। अब क्वेश्चन अपना लगभग पूर्ण रूप से सोल्व हो गया। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में देखो, यदि आप इन दोनों को द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज है तो ये तो बराबर ही होते हैं ना। ये मैं फर्स्ट ईयर वाली बात लिख रहा हूँ, यहाँ जो बीएससी फर्स्ट ईयर में अभी पार्शियल वाली बुक थी ना, उसमें आपकी एक बात लिखी थी, ये तो ये बोलेगा द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज सतत होते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको पता है प्यारी बच्चों, ये कंडीशन जो होती है इस कंडीशन के बराबर होगी, ये आपको पता है। इसकी मैं इक्वेशन नंबर 5 बना देता हूँ। अब मैं इक्वेशन नंबर 3, 4 और वह 5 से यदि मैं कुछ लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, डी स्क्र यू अपॉन में डी एक्स की स्क्र जो है वो इक्वल आएगी आपके पास माइनस डी स्क्र यू अपॉन में डी वाई की स्क्र। कारण ये दोनों तो पहले से ही समान है, इन दोनों को अपने इक्वल लिख सकते हैं। माइनस लगाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट राइट को चेंज कर लो, क्या हो जाएगा, डी स्क्र यू अपॉन में डी एक्स की स्क्र प्लस में डी स्क्र यू अपॉन में डी वाई की स्क्र इक्वल क्या आ गया, 0। ये प्रूव करना था, पर समांजीय फलन वाली बात बोल रहा है, ये लोग परिभाषित हो गया। इसी प्रकार यदि आप करना चाहो तो ये क्या हो गया, अब आपके पास यू क्या हो गया, परसमांजीय फलन हो गया। आप लोग करना चाहो इसे तो आप इसे y के सापेक्ष करके भी यहाँ लिख सकते हो, डी स्क्र वी के सापेक्ष भी एक्स की स्क्र प्लस डी स्क्र, ये आपको प्राप्त किया जा सकता है। दोबारा से अब सुन लो, जो प्यारा सा क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने एफ जेड लिखा, यू प्लस आयोटा वी लिखा, सी आर इक्वेशन आप बहुत बार लिख चुके हो वो लिखी। सी आर इक्वेशन का एक बार मैंने एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया, दोबारा मैंने वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया। दोनों का ये जो पार्ट है ये फर्स्ट ईयर से आप देख के आए हो इक्वल होता है, ये मैंने इक्वल किया, और दोनों को इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को मैं इक्वल लिख सकता हूँ माइनस लगा के, और माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 0 होगी। ये अपने पर समांजीय फलन की आप अभी अभी तुरंत प्रभाव से पढ़ के आए हो। आगे देखो सहयुग्मी परसमांजीय फलन, इसमें क्या होगा, जैसे अपने पास कोई फलन दे रखा है एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी वाला, ये अपने पास कोई फलन है, विश्लेषित फलन, ठीक है, प्रांत में, तो जिसमें अपने सहयुग्मी केवल, अब देखो एफ जेड जो यू प्लस आयोटा भी है ना, ये एक विश्लेषित है, एक इसके आगे थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये देखो ये विश्लेषित फलन है। विश्लेषित फलन हो तो उस प्रांत में हो तो उस प्रांत में डोमेन में u तथा v दोनों क्या होंगे, परसमांजीय फलन होंगे। और जब दोनों परसमांजीय फलन होंगे तो इन्हें क्या बोला जाएगा, सहयुग्मी परसमांजीय फलन कहते हैं। u प्लस आयोटा v है ना, जो दोनों के दोनों विश्लेषित हो, विश्लेषित होने के बाद में इसी प्रांत के अपने पास u और v दोनों क्या ऊपर समांजीय हो तो क्या होंगे, ये सहयुग्मी परसमांजीय फलन कहलाएंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, अपने आप बता देगा मुझे क्या चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, u और v दोनों है क्या, आपकी नजरों के सामने देखो क्या है, ये रहा u, ये रहा v। अब मैं क्या करता हूँ, u प्लस आयोटा v लिख देता हूँ, क्योंकि यही बात मैंने सिखाई थी आपको, ऊपर लिखा था आपने कि एफ जेड बनाना है, दोनों को लिखो, e की x कोस y प्लस आयोटा e की x साइन प्यारा सा, e की x को बाहर निकालो, कोस y प्लस आयोटा साइन y आ गया, ये लो। अब देखो e की x लगाओ और इस पे क्या लगा लो, इनको अपने लिख सकते हैं, बहुत बार बताया हुआ है, e की आयोटा y, ये क्या हो गया, e की x प्लस आयोटा y, और इसे एक और रूप में भी लिख सकते हैं, वो क्या हो गया, e की z, क्योंकि x प्लस आयोटा y z होता है। कई बच्चों को ये बात नहीं समझ में आएगी, दोबारा सुन लो, e की आयोटा थीटा अपने पास क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा होता है। ये लाइन लिखी है, ये अपना हो गया सहयुग्मी परसमांकीय फलन। इसका आप 2 बार डिफरेंशिएट करो, कोई किंतु परंतु नहीं है, आपका परसमांकीय फलन बोलेगा ही बोलेगा। एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसके नीचे एग्जाम्पल, ये भी देख लेते हैं। ये भी परिभाषा है ना, तब ये एग्जाम्पल यूज किया करोगे। देखो आपके पास जो एफ जेड दे रखा है उसमें आपके पास है साइन, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ये, डायरेक्ट नहीं लिखेगा, u प्लस आयोटा वी दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा साइन एक्स, और आगे प्लस लग कर दोनों मान ही लिखे और कुछ नहीं लिख रहा हूं। ये एक फॉर्मूला बन रहा है, आराम से देखो कौन सा बन रहा है, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई। ये भी आपके पास एक विश्लेषित फलन आ गया। आप इसे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो साइन जेड। आगे चलते हैं भी, आगे आपके पास आया हुआ है मिल्सन जो है मेथड, मिल्सन टॉमसन रचना विधि जो है, ये बहुत ही प्यारा सा शानदार क्वेश्चन है। मिल्सन टॉमसन रचना विधि जो दी है, इसके भी आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे। देखो, जब एक सहयुग्मी फलन दिया हो, जब एक सहयुग्मी फलन दिया हो तब विश्लेषित फलन एफ जेड का निर्माण करना। तब अपने पास क्या है, जो विश्लेषित फलन एफ जेड है उसका निर्माण अपने किस प्रकार से कर सकते हैं, ये बात ये बोल रहा है। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये विधि आने पे ही आगे वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बच्चे होते हैं ये विधि छोड़ के चले जाते हैं कि सर ऐसा तो इसमें क्या था, आपको क्या लग रहा है। देखो, मिल्सन विधि वैसे इतनी बड़ी बुरी नहीं है बेचारी, बहुत ही प्यारी सी है, एकदम शानदार सी है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। जो आपको एफ जेड दिया है ना, उसको देखो पहले, सबसे पहले ये प्यारा सा एफ जेड है ना, इसे आप u प्लस आयोटा वी लिख सकते हो, बहुत बार लिख के आए हो। मैं इसी से ही आगे की बात करूंगा। देखो, आगे में जो x है ना, जो आपके पास x होता है, इनको भी मैं एक विशेष रूप में लिख सकता हूं। देखो क्या, अब पीछे की सारी बातें कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ q लगाऊंगा, x वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये लो, ये लिख सकते हो इसको भी। मुझे ये बताओ कि x प्लस आयोटा वाई बराबर होता है आपके पास z, x माइनस आयोटा वाई बराबर होता है आपके पास z का कंजुगेट। इन दोनों से मैंने आपको बताया है कि x बराबर आप निकाल सकते हो 1/2 z प्लस z का कंजुगेट, ये मैंने आपको सिखा दिया है। y से 1/2 2 आयोटा z आपके पास माइनस z का कंजुगेट आएगा। अब कई तो कहेंगे सर जी यहाँ थोड़ी आ गया, यहाँ आवा बेटा ले कौन में आने करे कर जोड़िया रे करे कर। इन दोनों के मान आप इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में 2 व 3 को यूज करने से, 2 व 3 का प्रयोग कर लो 1 में। चलो, 2 और 3 से आप लिखोगे तो आपके पास जो एफ जेड आएगा ना, वो प्यारे साथियों आ जाएगा यू लगकर, थोड़ा सा बड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, z प्लस जेड का कंजुगेट अपॉन में 2, z माइनस जेड की कंजुगेट अपॉन में 2, और वो भी ध्यान रखना आयोटा के साथ, प्यारा सा आयोटा लगा लेना इसके साथ, प्लस आयोटा भी z प्लस जेड का कंजुगेट अपॉन में 2, z माइनस जेड का कंजुगेट अपॉन में 2 आयोटा। ये सारे के सारे आपके इस प्रकार से आते हैं। ये मैंने आपको लिखाया है, इसका मतलब सिर्फ संबंध बना है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। कई बच्चे कहेंगे सर ये हो गया प्रूफ, नहीं प्यारे साथियों, भी नहीं हुआ है। इसे अपने दोनों जो है, ये दोनों स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र है, देखो z तथा
जेड का कंजुगेट, जेड तथा जेड का कंजुगेट क्या है आपके पास स्वतंत्र है, ये बात दिमाग में लगा लेना। ये स्वतंत्र है, इनकी एक सर्वसमीका का मान बनाता है, सर्वसमीका बनाते हैं जिसमें जेड बराबर, जिसमें क्या करें, ऐसी सर्वसमीका जिसमें जेड बराबर जेड का कंजुगेट लिखते हैं, जेड बराबर जेड का कंजुगेट लिखते हैं, तो सर्वसमीका क्या बन जाएगी देखो, एफ जेड बराबर यू में जेड बराबर जेड लिखेंगे तो टू जेड आएगा ना, टू का भाग दे दो क्या आ जाएगा, सिर्फ प्यारा सा एक जेड, और जेड का कंजुगेट बराबर कर दो 0 प्लस आयोटा वी, और यहां से भी अपने करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ जेड आएगा और बराबर करने पर क्या आ जाएगा 0। अब शुरू हुआ है सही खेल, इस पूरे पार्ट को पुनः अपने W के बराबर लिखेंगे तो W बराबर आपके पास आ जाएगा एफ जेड इक्वल यू प्लस आयोटा वी, ये भी पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, ये बात पूछ ली गई है, डायरेक्ट ये लाइन ही पूछी हुई थी। अब अपने को क्या करना है, जो एफ जेड दे रखा है उसका मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डी के सापेक्ष, तो डी डब्ल्यू अपॉन में डी जेड बराबर डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष लेना है, तो एक्स से डब्ल्यू तो यहाँ खत्म हो गया ना, आगे तो यू भी वाला आएगा एक्स के सापेक्ष बेचारा, तो डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस आयोटा डी वी अपॉन में डी एक्स, ये बात आएगी आगे। और यदि मेरी बात सुनो, इसको यदि मैं सी आर इक्वेशन से लिखूं, नेक्स्ट लाइन में देखो यहाँ, इसे यदि मैं सी आर कोशी रीमान वाली इक्वेशन से लिखूं तो इसे क्या लिख सकता हूं भाई, इसे लिख सकता हूं मैं एफ जो डिफरेंशियस है एक बार जेड के सापेक्ष डी डब्ल्यू अपॉन में डी जेड है, इसमें सिर्फ मैंने पार्शियल लिया है छोटा सा पार्ट एक्स के सापेक्ष, तो डी यू अपॉन में डी एक्स को तो जो मैं है वो का वही लिख सकता हूँ, माइनस लगा के यहाँ मैं डी यू अपॉन में डी वाई लिख सकता हूँ, मैंने बी वाले पार्ट को यू में चेंज करवा दिया सी आर इक्वेशन से, ये बात दिमाग में रखना, हर क्वेश्चन में ही अपने इसी प्रकार से चेंज करेंगे। यही तो कहेगा सर जी, घरे 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 बैठे बैठे चेंज कर दियो, अरे किताब में लिखो है घरे घरे कौन चेंज करियो, टेंशन ना लिया करो। अब आप इनको क्या करोगे, दो दो फलन बना दोगे, वो भी सुनो, आप इसे डी यू अपॉन में डी एक्स है उसको फाई मान के एक्स वाई मानोगे, प्रत्येक क्वेश्चन इसी हिसाब से होगा ध्यान रखना, और डी यू अपॉन में डी वाई है उसे वी मान के, नहीं 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 नहीं, फाई के लिए शाई मानना पड़ेगा, रे वी तो मानना ही होगा पहले से, ये लो साई मानो, साई साहब जी को मानो एक्स वाई बना दो, यू और वी को मैंने कुछ मान लिया, अब जो डिफरेंशियस था मेरे पास वो यही था, जो माना है उनको पुट कर देंगे, कि ये क्या माना है आपने, जो माना है उसको पुट कर दो, ये वैल्यू आपके पास सीआर इक्वेशन से प्राप्त होगी प्रत्येक क्वेश्चन, भी क्वेश्चन भी करेंगे, और इससे आगे आपको पता ही है कि मैंने अभी अभी एक चीज आपको बताई थी, एक्स और वाई को जेड में चेंज किया तो यहाँ जेड 0 आया था, इससे भी एक्स और वाई को जेड में चेंज किया था तो सही लगा के जेड 0 आया था, इसके सापेक्ष यदि आप लिखना चाहो, कुछ बताना चाहो तो ये लिख सकते हो कि जेड बराबर जेड का कंजुगेट मैंने यूज किया है, अभी अभी मैंने किया है यही बात लिखी है, क्या लिखा है, जेड बराबर मैंने जेड का कंजुगेट यूज किया है यहाँ, और एक्स की जगह मैं जेड प्लस जेड का कंजुगेट अपॉन में 2 यूज करता हूँ, उससे मैंने इस बात को लिखी है, आप एक्स वाली बात ये याद रखना, सिर्फ आपको बताने के लिए। आगे सुनो साथियों, अब अपने पास जो आया है इसका करना है हमें समाकलन, अपनी स्वेच्छा से नहीं करना है, समाकलन करना है इसी पार्ट का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान रखना, क्या करना है अपने को, समाकलन करने पर क्या करोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे, ठीक है, किस पे, डिफरेंशियस पे, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे किस पे, पाई जेड 0 माइनस आयोटा और साई जेड 0, इन दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसके सापेक्ष
dz के सापेक्ष। और जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन को ओपन करोगे आपके पास जो वैल्यू प्राप्त होगी, जैसे ही आप इस इंटीग्रेशन को ओपन करोगे आपके पास जो मान आएगा उसी मान को आपको यूज करके क्या करना है, जैसे देखो एफ जेड जो डिफरेंशियल है ये तो आपका आ जाएगा ये नॉर्मल, क्योंकि एक बार जो किया हुआ डिफरेंशियल है ये कैंसिल हो जाता है इंटीग्रेशन से, ये तो बात छोटी सी है, ये तो पता है सबको। ये लो, ये आपका यहाँ से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, आप इसको कैंसिल कर दो। अब आपके पास जो इंटीग्रेशन आया है ये, मैं यहाँ से कोई एक अन्य वैल्यू आएगी, आपका कोई वैल्यू आएगी, उसे मैं ए लिख रहा हूँ, मैंने ए बड़ा लिख दिया, ठीक है। ए के अंतर्गत वो आ गई है आपकी जेड जीरो, ये मान आपका इस प्रकार से आएगा। और यहाँ आप ये जो माइनस लिख रहे हो ना, मे भी पॉसिबल ये प्लस हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं एक बार इसको प्लस लिख रहा हूँ। और यहाँ मैंने लिख दिया इसको बी और आयोटा और जेड, ये मान आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद में प्राप्त होगा, मैंने वैसे लिख दिया एक बार, इंटीग्रेशन प्राप्त करने के बाद में आपके पास, इंटीग्रेशन में हटा देता हूँ, ये लो इंटीग्रेशन वाली दिक्कत दिखाई देगी आपको, प्लस लगा दिया मैंने कांस्टेंट सी, इसको भी हटा देता हूँ, ये लो। ये आपके पास जो मान प्राप्त होगा ना, जिसमें ये मान बराबर, ये अपना कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आगे आप संयुग्मी फलन बना लोगे, जैसे क्या, जहां अपने पास देखो जेड जहां होगा वहां उसे एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखा जाएगा, इस प्रकार से उनके सहयोग से आप इसे एक क्या करोगे, नॉर्मल इक्वेशन या सहयुग्मी इक्वेशन बना लोगे। और जहां मैंने ये ए यूज किया है ना, आप देखो मेरी बात सुनो, जहां मैंने ये ए यूज किया है, ए जेड जीरो यूज किया है, इसे अपना लिख सकते हैं डीवी अपॉन में डी वाई। और जहां मैंने ये बी यूज किया है, क्योंकि वापस देखो इसी का ही डिफरेंशियस, मैंने ये डिफरेंशियस लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन करके उसका डिफरेंशियस आ गया, डिफरेंशियस करके उसका इंटीग्रेशन आ गया, विपरीत वाली बात आपको लिख के दे रहा हूँ, है कुछ नहीं। ये भी आपको ध्यान रखना, प्रूफ है तब लिख के आना है। और दोनों को चेंज किस में कर दिया, मैंने वी में चेंज कर दिया, ये अपना प्रूफ हो गया। अब दोबारा ध्यान से आराम से सुन के आओ, एक सेकंड का समय लो, एक मिनट लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्सन भाई साहब जी की जो विधि है उसमें क्या करना है, हमें एक फलन लेना है जी, हाँ जी हमने एक फलन ले लिया, ये रहा आपके सामने है। हाँ, आप इस फलन को लोगे, u प्लस आयोटा वी लोगे उसकी जगह, फिर क्या करोगे, उसी फलन एफ जेड का लिया, उसमें से एक u आ गया प्लस आयोटा वी एक्स वाई में आ गया, एक्स वाई की जगह क्या की आप लोग, इससे पहले करके उसी से मैंने एक्स वाई की जगह मान पुट कर दिया, दोनों इक्वेशनों का यूज किया, आपको एफ जेड में u और v की वैल्यू आ जाएगी, u v की वैल्यू में आप z बराबर, z के कंजुगेट को बराबर रखोगे तो u में एक तो z बचेगा, एक वैल्यू जीरो, एक v बचेगा, एक वैल्यू जीरो, बड़ा शानदार इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। फिर ये w आ जाएगा, इस w का x के सापेक्ष, देखो ये याद रहे नहीं रहे, इस w का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है तो du अपॉन में dx प्लस आयोटा dv अपॉन में dx आ जाएगा। CR इक्वेशन से जो ये v है इसे u बना लो, फिर क्या करना है, दोनों को कुछ वैल्यू मानना, कोई भी नाम मान लेना, नाम मानने के बाद में दोनों का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है बस। नाम मानने के बाद में एक्स वाई जो होंगे जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 3 है उसके हिसाब से एक्स और वाई को चेंज कर लो, ये मैंने चेंज करके लिख दिया। इंटीग्रेशन करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ प्यारे साथियों ध्यान रखना, हमें जो जेड वाली फॉर्म है वो फॉर्म बना के लेनी है और कुछ नहीं है। तो ये देखो वापस जो इंटीग्रेशन किया है उसके बाद में इसे ए और बी को मैंने डिफरेंशियल भी बता दिया, लेंगे मान, ध्यान रखना, लेंगे मान u का, निकलेगा मान v का, ये बात याद रखना। चलो अपने बेसिक बेसिक बातें हो गई है, इसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे भाई, क्यों वीडियो बड़ी हो जाती है तो बच्चे बोलते हैं कि सर बड़ी वीडियो हम नहीं